Hello guys, welcome back in ASC classes for chemistry today। आज ASC के इस क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम के एक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं एडसॉर्प्शन के बारे में, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स देखे थे। आज हम लोग एडसॉर्प्शन के बाद एंजाइम के एक्टिव कैटालिस्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो आज एंजाइम की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि एंजाइम पढ़ रहे हैं तो ये बायोलॉजी का टर्म है, लेकिन ये केवल बायोलॉजी का ही टर्म नहीं है बल्कि केमिस्ट्री का भी टर्म है, क्योंकि एंजाइम का जो एक्शन होता है ये आपके कैटालिटिक एक्शन के अंदर ही आता है। हम लोग आप जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें बहुत तरह के एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं, और एंजाइम्स आप जानते हैं कि ये सेक्रेट होते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स के द्वारा। तो जैसा कि आप देखते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो एंजाइम का सीक्रेशन जो होता है ये आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं, और ये केवल ह्यूमन में ही नहीं बल्कि डिफरेंट एनिमल्स में और कुछ प्लांट में भी इस तरह के पाए जाते हैं। एंजाइम जो कंपाउंड हैं, एंजाइमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो ये पाए जाते हैं। तो अब ये एंजाइम होते क्या हैं? तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग फूड लेते हैं या प्लांट फूड सिंथेसिस करते हैं तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हम लोग जो फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एनर्जी गिविंग मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है। उसके बाद प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, और फैट है, ये एनर्जी भी देता है और हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, फूड को टेस्टी भी बनाता है। पर यूनिट मास के हिसाब से देखा जाए तो फैट ज़्यादा आपको देता है एनर्जी, लेकिन इजी डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है और वो भी एनर्जी अच्छे देता है। तो इसलिए हम लोग फैट को ज़्यादा यूज नहीं करके कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये हम जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट जो हम लोग लेते हैं बॉडी के अंदर, तो वो डाइजेस्ट होते हैं। इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन कैसे होता है? तो उनके लिए ये एंजाइम्स का होना ज़रूरी है। एंजाइम्स के द्वारा ही डाइजेशन होता है। तो बेसिकली एंजाइम, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो उसी तरीके से जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो एंजाइम्स भी जो होते हैं वो विशेष टाइप के स्पेसिफिक प्रोटीन ही होते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन इसका देते हैं कि एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन कैसे हैं? तो नाइट्रोजन मिक्स्ड है, नाइट्रोजन भी इसमें अटैच्ड है, इसलिए उनको नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। स्ट्रक्चर में सिंप्लीफाइड नहीं करके कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। अब ये बेसिकली प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं। चूँकि कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता है, तो प्रायः किसी न किसी टाइप का बायोकेमिकल मोलिक्यूल प्रोटीन ही बनता है। तो दीज आर यूजुअली प्रोटीन मोलिक्यूल्स ऑफ हाई मोलिकुलर मास। चूँकि ये कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स होते हैं, एक दो एटम से बनते नहीं है, ज़्यादा इसमें एटम मिलते हैं। तो जब एटम ज़्यादा मिलेंगे तो उनका मास भी ज़्यादा होता है। तो ये हाई मोलिकुलर मास वाले होते हैं। दीज आर बायोकेमिकल कैटालिस्ट्स। इनको हम लोग बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट लाइफ सस्टेनिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं, फूड हम लेते हैं, उनका डाइजेशन होता है, तब वो हमारे बॉडी के यूटिलाइज होने लायक बनती हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको करना पड़ता है, और अगर वो प्रोसेस नहीं हो तो हम नहीं ले पाएंगे, हमारा बॉडी उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो फिर हमारा लाइफ सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है।
और ऐसे बायोकेमिकल एक्शन इनके द्वारा, एंजाइम के द्वारा किए जाते हैं और ये एंजाइम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते, बल्कि ये इतने ज़्यादा हाई इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं कि एक एक मोलिक्यूल एंजाइम का लाखों मोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है। तो ये दीज आर बायोकेमिकल कैटालिस्ट। बायोकेमिकल इसलिए कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में केमिकल रिएक्शन करके उनका लाइफ सस्टेनिंग में हेल्प करते हैं। एज numerous reactions that occur in bodies of animals and plants to maintain the life processes are catalyzed by enzymes। तो हम लोग बात किए कि जो हमारे बॉडी में लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, रिएक्शंस हैं, वो सारे रिएक्शन इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फिर द प्रोसेस, अब इनके प्रोसेस को, एंजाइम जो काम करते हैं तो एंजाइम के काम करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, चूँकि बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और बेसिकली ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, तो इसलिए इनका नाम हम देते हैं बायोकेमिकल कैटालाइसिस। तो आप बायोकेमिकल कैटालाइसिस का डिफिनीशन पूछा जाए तो सीधे लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस बाय एंजाइम्स इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालाइसिस। अब इस रिएक्शन के या बायोकेमिकल कैटालाइसिस के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं रिएक्शन के रूप में। इसके अलावा भी आप बहुत सारे 9th में, 8th में, 10th में पढ़े हुए हैं, तो उसमें भी एंजाइम के बहुत सारे एक्शन, जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लेते हैं कि जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं तो अगर ब्रेड वगैरह लेते हैं, उसको देर तक चबाते हैं तो वो स्वीट टेस्टी हो जाती है। तो स्वीट टेस्टी क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम ब्रेड लेते हैं तो उसमें स्टार्च होता है और आपका सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है, उसका एक्शन के कारण वो स्टार्च जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है और स्टार्च के शुगर में कन्वर्ट होने के कारण शुगर चूँकि स्वीट टेस्टी होता है तो हमको ब्रेड कुछ देर के बाद स्वीट लगने लगता है, मीठी लगने लगती है। तो वहाँ भी आपका एंजाइम, जैसे ही आप इंजेस्ट किए माउथ में, वहीं से एंजाइमेटिक एक्शन शुरू हो जाता है। स्टमक में आते हैं तो स्टमक में आप जानते हैं कि मेनली आपको पेप्सिन निकलता था, HCl निकलता था और म्यूकस निकलता था। जो उसमें जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, तो वो भी आपका एंजाइमेटिक एक्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पैंक्रिएटिक जूस निकलते हैं। पैंक्रिएटिक जूस में कई तरह के एंजाइम्स मिले होते हैं और वो फैट, इमल्सिफाइड फैट को, रिमेनिंग प्रोटीन्स को, रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट को, सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल देते हैं और अल्टीमेटली आपका जो कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट फॉर्म है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। उसके बाद फिर वो डिकम्पोज होकर के अल्कोहल में बदल सकता है, CO2 में बदल सकता है, H2O में बदल सकता है। तो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन्स होते हैं तो एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं, फैट्स ग्लिसरॉल में बदलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो सिंपलर कन्वर्जन होते हैं सिंपल सब्सटेंस के लिए, वो सारे के सारे एंजाइम से ही गाइडेड होते हैं। तो अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। केन शुगर है, उसका सॉल्यूशन लीजिए लिक्विड का और उसको H2O में मिला जाता है, एक्वस है उसमें और H2O मिलाया जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है और इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है तो ये इन्वर्टेज इसको कन्वर्ट कर देता है। तो C6H12O6 और फिर C6H12O6, तो ये ग्लूकोज हो जाता है, एक फ्रक्टोज हो जाता है। दोनों के मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अंतर होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों के अलग अलग हो जाते हैं, नहीं तो मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों के सेम ही है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके केन शुगर कॉम्प्लेक्स हो गया और ये उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गए। ये देख रहे हैं कि लगभग 2 पार्ट में टूट गए। C12 था, कार्बन 12 एक मोलिक्यूल में था, यहाँ पर एक मोलिक्यूल में कार्बन 6 आ जा रहा है, तो लगभग हाफ हो गया, 6 है तो 12 का हाफ है। तो ऐसे ही लार्जर मोलिक्यूल्स को ये एंजाइम्स स्मॉलर मोलिक्यूल्स वाले कंपाउंड में तोड़ देते हैं। मेन एक्शन का यही है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल बाय जाइमेज इमाइड।
जाइमेज एक एंजाइम है, तो ये आपको C6H12O6 एक्वस आप जानते हैं ग्लूकोज है, जाइमेज की उपस्थिति में इससे बन जाता है 2C2H5OH एक्वस। ये C2H5OH आपका इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल हो जाता है, और CO2 से आप परिचित हैं, तो ये कन्वर्जन हो जाता है। इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज बाय डायस्टेज। यह डायस्टेज होता है एंजाइम, उसमें भी आपका ये स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में होता है, जैसे 2C6H10O5 होल N और NH2O मिला दिए, तो इसके बाद NC12H22O11 आपका एक्वस बन जाता है। तो कहने का मतलब कि ये तो कुछ जनरल एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप बुक से भी देख सकते हैं, अदर सोर्सेज से भी देख सकते हैं और जानते हैं। सब में हम लोगों को बस ये जानना है कि ये एंजाइम्स हैं, इनका एक्शन क्या होता है, कैसे छोटे में तोड़ते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कभी बड़े भी हो सकते हैं, तो उनको ये लोग सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। और इसके बाद हम लोग एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि एंजाइम्स के क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसके बाद उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग देखते हैं। टॉपिक हमारा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स कैटालिस्ट। तो जो एंजाइम कैटालिस्ट हैं उनका क्या क्या मेन फीचर्स होता है, तो देखिए ये सबसे मेन बात है कि जो जनरल कैटालिसिस होता है तो उससे ये हमारे बॉडी में रेगुलरली होने वाले और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अलग ढंग के होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनकी विशेषता होती है कि इनकी इफ़िशियंसी यूनिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स कैटालिसिस इज यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस ऑफ आर फॉलोज। अब इसमें हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग इसके डिस्कशन को देखते हैं, और स्किप न करके उसको समझने के लिए कंटिन्यूअसली वीडियो को आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है इसमें टॉपिक कि मोस्ट हाईली एफिशिएंट। ये एंजाइम, चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन होता है तो एंजाइम उसमें कैटालिस्ट का काम कर रहा है, अपने आप वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये इतने इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे बॉडी में कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को रिएक्ट करके उसको ब्रेक कर सकता है पर मिनट। यानी 1 मिनट में 10 लाख से भी ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को ये रिएक्ट करके और उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये काफ़ी हाई एफिशिएंसी हुई इनकी। 1 मिनट एक एंजाइम 1 मिलियन को कर सकता है आराम से। इसके बाद और सबसे मेन बात है कि ये उतना करने के बाद भी फिर 1 मिनट के बाद ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है कंटिन्यूअसली। वो तो एक एवरेज रेट आपको दिया गया है कि उतनी कैपेसिटी है इनको करने की, लेकिन ये कंटिन्यूअसली करते हैं। फिर है कि हाईली स्पेसिफिक नेचर। ये नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक इस मामले में कि किसी खास टाइप के रिएक्शन के लिए खास टाइप का ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे हमारे स्टमक में पेप्सिन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, तो वो पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ता है, वो आपको फैट को नहीं तोड़ता है, बल्कि वो प्रोटीन पर ही काम करता है। ऐसे ही एमाइलेज है, तो सलाइवरी एमाइलेज है, तो ये हमारे स्टार्च पर कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट पर काम करता है, वो प्रोटीन को नहीं तोड़ता है। तो इस तरीके से वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। हर एंजाइम किसी खास तरह के रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही रिएक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाई एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये एंजाइम का एक्शन जो होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, और टेम्परेचर से कुछ यूनिक तरीके से रिलेटेड होता है। कैसे? तो हर एंजाइम के काम करने के लिए एक प्रॉपर
टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब उस टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर रखा जाएगा तो उस कंडीशन में भी एंजाइम एक्शन कम होगा, एंजाइम कैटालिसिस का रेट कम रहेगा। और उस ऑप्टिमम से ज़्यादा भी रखा जाएगा तो भी रेट कम रहेगा, और ऑप्टिमम पर ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होता है। तो आप एक जनरली समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, ये आपका टेम्परेचर है, टी यहाँ पर दे रहे हैं, तो टी अगर मान लीजिए किसी एंजाइम के एक्शन के लिए है तो ये एंजाइम का एक्शन इस पर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा। तो ये आपका जैसे हो गया यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये ज़्यादा रेट होगा। इससे नीचे भी डाउन है, इससे नीचे आगे बढ़ने पर भी, यानी ये बढ़ाते जाते हैं हम टेम्परेचर, ये आपका रेट हो गया, ये रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। ये हो गया टेम्परेचर, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, सी लिखते हैं। और इसका ग्राफ अगर हम खींचे तो देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर के लिए यहाँ है, तो इस टेम्परेचर पर आपका रेट हाई होगा, इससे अगर कम भी रहेगा तो ये रेट डाउन होगा, इससे ज़्यादा भी रहेगा तो रेट डाउन होगा। तो इस तरीके से ये एंजाइमेटिक कैटालिसिस का जो प्रोसेस होता है ये एक खास टेम्परेचर से स्पेसिफाइड होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से। हमारे बॉडी में जितने भी एक्शन होते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होता है ये आपको 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर बेस्ट होता है, और 25 से लेकर के, और ये हमारे शुरू होता है 25 से रूम टेम्परेचर पर, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो या केल्विन में कहिए तो उसको 310 केल्विन के आसपास होता है। तो 310 केल्विन के आसपास का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए बेस्ट होता है, और वो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, उस पर सारे एंजाइमेटिक एक्शन अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमिक कैटालिसिस 310 केल्विन होता है। केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हैं। फिर 4 नंबर है कि हाई एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ये खास पीएच वैल्यू में भी, न बहुत ज़्यादा बेसिक में और न बहुत ज़्यादा एसिडिक में ये काम करते हैं, माइल्ड एसिडिक में काम करते हैं ज़्यादातर एंजाइम। आप स्टमक में जो एंजाइम को देखते हैं कि पेप्सिन सेक्रेट होता है तो उसके साथ HCl भी निकलता है, म्यूकस भी निकलता था, तो उसमें जो HCl होता है, HCl का 2 काम होता है वहाँ। एक तो फूड में जो जर्म्स होते हैं उस जर्म को किल कर देता है, और दूसरा मेन काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि पेप्सिन जो एंजाइम है उस पेप्सिन के लिए वो एक्टिवेटर का काम करता है, वो रिएक्शन को बढ़ा देता है, पीएच वैल्यू चेंज कर देता है फूड में। क्योंकि फूड में जब HCl जाएगा तो कुछ एसिडिक है तो माइल्ड एसिडिक बनाता है, माइल्ड एसिडिक बनाता है, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो आपका काम करता है। तो बेस्ट पीएच वैल्यू के रेंज में ये 5 to 7 के रेंज में जो पीएच वैल्यू होता है, तो 7 न्यूट्रल होता है, 5 आपका माइल्ड एसिड होता है, तो 5 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू रहने पर एंजाइमेटिक एक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिवेटर से रिलेटेड होते हैं। एक्टिवेटर या कोएंजाइम्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक कैटालिसिस को बढ़ा देते हैं। जैसे हम अगर रोटी खाते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है उसका सलाइवरी एमाइलेज द्वारा कन्वर्जन होता है शुगर में, तो अगर उसमें सोडियम थोड़ा सा रहेगा तो सोडियम मेटल के प्रेजेंस रहता है तो बेसिकली एक्टिवेटर का काम करता है, और वहाँ पर एमाइलेज की एक्शन को बढ़ा देता है, कैटालिटिक एंजाइम कैटालिसिस के रेट को बढ़ा देता है, तो वहाँ पर वो कन्वर्जन ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके लिए एक्टिवेटर्स, तो एक्टिवेटर्स बेसिकली मेटल्स आयंस होते हैं, मेटल के आयन होते हैं एक्टिवेटर्स, और कोएंजाइम विटामिन्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो विटामिन्स हैं वो कोएंजाइम का काम करते हैं, और
डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट बेस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिवेट करने के लिए, और कुछ मेटल्स एक आयन होते हैं वो एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। तो सूटेबल एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम्स अगर एंजाइम के साथ में रहते हैं तो एंजाइम के एक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी एंजाइम कैटालाइसिस आपका फास्ट होता है। तो ये भी इसकी विशेषता हो जाती है कि ये इन्फ्लुएंस्ड है एक्टिवेटर और कोएंजाइम से। फिर लास्ट है कि इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, जैसे जनरल कैटालाइसिस होता है तो जनरल कैटालिस्ट आपको इनहिबिटर से या पॉइजन से अफेक्टेड होते हैं, तो ये भी इनहिबिटर या पॉइजन से इफेक्टेड होते हैं एंजाइम कैटालिसिस। इस तरह से हम देखते हैं कि एंजाइमेटिक कैटालिसिस के कुछ मेन फीचर्स हैं कि ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, स्पेसिफिक नेचर में होते हैं, कुछ खास टेम्परेचर पर काम करते हैं, स्पेशल पीएच वैल्यू के रेंज में काम करते हैं, एक्टिवेटर्स कोएंजाइम्स और इनहिबिटर ऑफ पॉइजन से ये इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो इसके बाद एंजाइम का हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे आज कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, यानी एंजाइम का प्रोसेस होता कैसे है। तो देखिए बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, आपकी बुक में भी दिया गया है, ये ई है, ई मतलब एंजाइम जो कैटालिस्ट का काम कर रहा है, एस मतलब सबस्ट्रेट जो आपका रिएजेंट है, और इन दोनों के बीच में एक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन से क्या बनता है, तो यहाँ पर ES का कंबाइंड फॉर्म बन गया, और इसके बाद फिर अगले स्टेप में ई फिर आपका अलग हो गया, और ये बीच से टूट करके एक पार्ट ऊपर हो गया और एक पार्ट नीचे हो गया। तो ओवरऑल किसी भी एंजाइम कैटालिसिस में यही प्रोसेस होता है। एंजाइम जो होते हैं उनके आउटर सरफेस पर कुछ की लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें कुछ कैविटीज होती हैं, वहाँ पर स्पेसिफिक आयंस के प्रेजेंस के कारण एंजाइम्स के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक आयंस होते हैं जो इनके सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक डिजाइन बना देते हैं, कैविटी लाइक डिजाइन बनाते हैं जो एक लॉक के की तरह होती है। तो ये आपका एंजाइम का सरफेस हो गया। अब जो सबस्ट्रेट होते हैं उसमें भी सरफेस पर अंदर की ओर डी टाइप कैविटी टाइप होते हैं। तो जो सबस्ट्रेट में इस टाइप के एग्जैक्टली प्लेसेज होते हैं, जैसे लॉक में है कि एक पार्टिकुलर लॉक को ही खोलता है क्योंकि उसके लीवर फिक्स होते हैं, मैच किए होते हैं। तो उसी तरीके से एंजाइम के सरफेस पर जिस टाइप के कैविटीज बने हुए हैं उसी की कॉम्प्लीमेंट्री कैविटीज अगर है सबस्ट्रेट पर, तो वो पार्टिकुलर सबस्ट्रेट उस एंजाइम से जा कर के मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आउटवार्ड बना हुआ है डिजाइन, इसके मोलिक्यूल्स में आपका इनवार्ड डिजाइन है, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ई और एस आपस में से जुड़ जाते हैं, फिट बैठ जाते हैं, लगता है कि लॉक में कि हमने इंसर्ट कर दिया है, सही हो गया है। अब इसके बाद लॉक खोलना है, तो लॉक खोलना है तो उसका मुंह एक जगह था, अब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, दो पार्ट में हो जाएगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही एक्शन होता है, ये एंजाइम आते हैं, इसके बाद एक्शन से ये बीच से ये टूट जाता है और टूट करके ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाता है, नीचे वाला पार्ट अलग, दोनों प्रोडक्ट आपके मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इस एंजाइमेटिक एक्शन को हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ई मीन्स एंजाइम्स, एस मीन्स सबस्ट्रेट, तो ई एंजाइम हो गया, कैटालिस्ट का काम करता है, एस सबस्ट्रेट है जो रिएजेंट है, ये दोनों मिलते हैं तो ई और एस मिल करके यहाँ पर ईएस क्या हो गया, ये बॉन्ड दिखाया गया कि ईएस बन गए। इसको हम लोग ईएस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद अगले स्टेप में एंजाइम फिर अलग हो जाता है और पी आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट आपके बन गए। तो इसको हम लोग स्टेप में भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, तो वहाँ पर देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। फर्स्ट में होता है कि ई और एस आपस में कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ES, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये ES ब्रेक डाउन करता है, स्प्लिट करता है, और उसके बाद फिर एंजाइम आपका अलग हो जाता है और प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। तो आप स्टेप में लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप
कि बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसे ई है प्लस एस है, बन गया क्या ई एस। यहाँ पर एक नॉट इक्वल टू का सिंबल दे दिए गए, आप स्टार भी दे सकते हैं। वो एक सिंबल है जो बता रहा है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जनरल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो टूटेगा, अनस्टेबल होता है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हो गया कि फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, तो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में हमने लिखा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा और क्या मिलेगा, तो टू गिव प्रोडक्ट्स, ये हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये आपका ब्रेक करेगा तो ई और पी बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने एंजाइम कैटालिसिस के मैकेनिज्म को देखा और एंजाइम के डिफरेंट टॉपिक को समझे। अब इसके बाद आप वीडियो को देख करके उसके बात को, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं और उसके बाद एक दो बार बुक रीडिंग कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तो वहाँ पर हम देखेंगे कोलाइड के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और है कि वीडियो को जो भी वीडियो देखें तो आप प्लीज़ शुरू से अंत तक देखिए, जब चूँकि ये कोई म्यूजिकल वीडियो नहीं है, ये वीडियो है आपके एजुकेशनल लेसन का। तो एजुकेशनल लेसन में किसी भी टॉपिक का कोई भी वीडियो, चाहे किसी का भी वीडियो हो, अगर आप कंटिन्यूअसली देखेंगे तो समझ में आता है उसकी बात। अगर अननेसेसरी आप स्किप करके देख लेते हैं या थोड़ा सा करके उसको छोड़ देते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो हमेशा ये दिमाग में रखिए कि ये वीडियो जो दिए जाते हैं हम मेरे द्वारा या अदर जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो दिए जाते हैं, तो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो उनमें म्यूजिक की तरह एंजॉय नहीं करना है, म्यूजिक की तरह उसमें कुछ नहीं दिखता है, कोई डांसिंग नहीं दिखता है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन जो फ्रेंड्स हमारे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये सजेशन है कि वो वीडियो को, किसी के भी कोई वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड देखें तो स्किप करके ना देखें, बल्कि उसको कंटिन्यूअसली देखें, जिससे आपको बेहतर फ़ायदा होगा, टॉपिक को समझने की में आसानी होगी। क्योंकि जब भी आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड देख रहे हैं वीडियो, तो उसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो यही है कि आप उसके एजुकेशनल बेनिफिट को लेना चाहते हैं, वो आपका एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन में तो आप जानते हैं कि जब तक पूरा केयरफुली होकर के हम किसी टॉपिक पर सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो इसलिए आप उसको अंत तक देखें, ज़रूरत हो तो उसको दोबारा देखें, रिप्ले कर लें। अच्छा लगे तो आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं कि फ्यूचर में बार बार देखते रहेंगे आप। लेकिन मेरा मोटो आपके लिए आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को बिल्डअप करना है। तो आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।